प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। मैं अपने इस कार्यक्रम में स्वतंत्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप व्हाइट टाइगर की तरह नजर आ रहे हैं जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नहीं नहीं, सब उत्तर प्रदेश का नया शेर, आपका स्नेह और प्यार है। उत्तर प्रदेश का नया शेर हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे नेता आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ही शेर हैं। मैं अपने सहयोगी मनोज राजन जो हमारे चैनल के डिप्टी एडिटर हैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए मेरे साथ। जरा आपसे मुकाबला करना अकेले भारी पड़ेगा मुझे। दो महिला शक्ति इधर हैं, इसलिए मैं अपने सहयोग के लिए मनोज राजन त्रिपाठी को बुला रहा हूं। स्वतंत्र जी, पहला सवाल यह है कि केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव लड़ेंगे और ओवैसी कह रहे हैं कि बिहार में 5 सीटें हैं और यूपी में झंडा गाड़ेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है। देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, अपने विचारधारा के लिए, अपने संगठन के लिए समर्पित हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक मिशन के लिए काम करते हैं, एक विचारधारा के लिए काम करते हैं। उनका व्यापार नहीं है। इसलिए कोई दल भी राजनीति में आएगा, सभी का लड़ना अधिकार है, लेकिन चुनाव के लिए और सभी के लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, सभी से लड़ने के लिए। और कार्यकर्ता नीचे तक तैयार है, बूथ स्तर से लेकर सेक्टर स्तर के कार्यकर्ता। स्वतंत्र जी, विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव लड़ने की मशीन बन गई है। मिशन तो है ही है, कोरोना हो तो चुनाव लड़ेंगे। बिहार में कोरोना के बावजूद आप चुनाव लड़े और जीतते जीतते विरोधी हार गए और आप हारते हारते जीत गए, ये कह रहे हैं। आरोप ईवीएम पर है। क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिन लोगों ने नींव रखा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं। हमारा एक गौरवशाली इतिहास है। और मैं देश के लिए मरता हूं, देश के लिए जीता हूं, गांव के लिए मरता हूं, गांव के लिए जीता हूं। तो मेरा जो विचारधारा है, भारत माता दुनिया में पूजी जाए और गांव गरीब खुशहाल रहे, उसका पक्का छत हो, उसके घर में गैस का कनेक्शन हो, उसके अंदर बिजली हो, उसका आयुष्मान कार्ड बने, यानी दुखी ना हो गांव का, उसका शोषण ना हो, उसका उत्पीड़न ना हो। तो सरकार संगठन मिलकर गरीबों की सेवा ही करना उसका दायित्व है। और इसीलिए हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। कुल मिलाकर जो संगठन का कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का निर्माण होता है। निर्माण किस लिए होता है? कार्यकर्ता की बैठक, कार्यक्रम इसलिए हम लोग करते हैं कि उसमें कार्यकर्ता का निर्माण होता है। उसमें आदरणीय मोदी जी कहां मिलेगा? बूथ स्तर का कार्यकर्ता ही कल नेतृत्व करेगा, क्योंकि वंशवाद की पार्टी नहीं है, जातिवाद की पार्टी नहीं है, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो एक बूथ का अध्यक्ष ही राष्ट्र का नेतृत्व करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। इसलिए ये कार्यक्रम अनवरत हमारे चलते रहते हैं संगठनात्मक, और इसी संगठनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से ही कार्यकर्ता का निर्माण होता है, जो राष्ट्र के लिए मरता है, राष्ट्र के लिए जीता है। और उसका सपना रहता है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार हो और भारत माँ उच्च स्थान पर बैठे। स्वतंत्र जी, मनोज अगला सवाल पूछेंगे, उससे पहले मेरा सवाल यह है कि आपकी पार्टी क्या गंगा है जिसमें जब वो विपक्ष में होता तो आप उसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, जब आपकी पार्टी में आता तो पवित्र हो जाता है? आपकी पार्टी का नारा था चाल, चरित्र और चेहरा, पार्टी विद द डिफरेंस। लोग कहते हैं कि जो नई पार्टी का चेहरा है वो चेहरा ऐसा है कि उसमें कोई भी आ जाए वो आपकी पार्टी की गंगा में डुबकी लगाता है तो पवित्र हो जाता है। चाहे वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के वो घोटाले वाले मंत्री हों, घोटाले वाले विधायक हों, घोटाले वाले सांसद हो, सब आपकी पार्टी में आ गए। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बीजेपी आरोप लगाती थी कि हजारों करोड़ की सरकारी जमीन हड़प ली कमलनाथ के रहते, और वही आपकी पार्टी में आ गए। उनके मंत्री, उनके विधायक मंत्री बने हुए, उनको राज्यसभा भेज दिया आपने। इसी तरह से जब आप सरकार नहीं बना पाते हैं तो मध्य प्रदेश ऐसा कांड करते हैं, सरकार गिरा देते हैं, या फिर आप कोशिश करेंगे राजस्थान जैसी। तो ये कौन सी नई रणनीति आपकी कि सरकार बनाएंगे नहीं तो बिगाड़ देंगे? आधी रात को देवेंद्र फडणवीस जो है वहां पर आधी रात को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और बाद में खेल आपका बिगड़ जाता है। तो ये चाल, चरित्र, चेहरा बदल कैसे गया? नहीं, मेरा चाल, चरित्र, चेहरा कोई बदला नहीं मेरे भाई साहब। कारण क्या है कि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, मेरा गौरवशाली इतिहास है। मैं कहता हूं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी को एक तराजू पर आप बैठा दीजिए और देश का नेता बैठा दीजिए। परिवार का एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता भाई।
भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता है। गांव गरीब के लिए मरते हैं। बाकी नेताओं का, देश की पार्टी और देश के नेताओं को उठा लीजिए, एक वंशवाद की पार्टियां हैं और जब भी सत्ता में लोग आते हैं तो राज्य को लूटते हैं, गरीब को लूटते हैं। इनका आलीशान महल होता है, कोठियां होता है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3.5 साल 4 साल होने वाला है, आप उठाकर घूम लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर, एकाक कार्यकर्ता भी लखपति करोड़पति नहीं हुआ होगा भाई सरकार के नाम पर। कार्यकर्ता सरकार बनाने के बाद लूटता नहीं है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में आप घूमेंगे तो उत्तर प्रदेश का मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश का पदाधिकारी, क्षेत्र का पदाधिकारी, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता काम करने वाले हैं और परिश्रम कर रहे हैं, आप देखेंगे एक भी ठेकेदार पट्टेदार लूटने वाला इस प्रकार के कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। मुश्किल से कहीं ना कहीं कोई टकरा जाए तो बात दूसरी। सपा बसपा कांग्रेस आते ही पूरे राज्य को लूटने लगते हैं। इनका पेशा है कि सत्ता बनाकर लूटना। कभी भी हम पवित्र, मतलब कुल मिलाकर हमारी ईमानदारी और समाज के प्रति जवाबदेही, ये हमारे मन में हमेशा रहता है। यही पार्टी के नेताओं का काम है। जो भी पार्टी से ज्वाइन करते हैं, जो लोग आते हैं पार्टी में, वो हमारे नेताओं को देखकर सुधरते हैं। अन्य पार्टियों में नेताओं को देखकर बिगड़ते हैं। क्यों यार, इनके परिवार का वंशवाद चल रहा है, क्यों ना हम वंशवाद करें, मेरा भी बच्चा विधायक मंत्री बन जाए। और यार ये 50 करोड़ की कोठी बनवा रहे हैं तो मेरा क्यों ना बन जाए। लेकिन मेरे नेता जो हैं राष्ट्र के, देश के, राज्य के, उनका ईमानदारी, उसको देखकर पार्टी ज्वाइन करने के बाद लोग सुधरते हैं और ईमानदारी के साथ गरीब की सेवा करते हैं। छोटा सा सवाल, एक योगी है और दूसरे चौकीदार हैं, तो आपके कार्यकर्ता क्या करें? वो योगी बन जाए या चौकीदार हो जाए, क्या करें? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस लक्ष्य के लिए आया है, जिस उद्देश्य के लिए आया है, जो सपना उसका है, सपना तो यही मेरे भाई कि गांव गरीब किसान खुशहाल हो, झुग्गी झोपड़ी इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी का पक्का मकान हो और पूरी दुनिया के अंदर भारत मां का जय जयकार हो। पूरी दुनिया हिंदुस्तान से सीख ले और हिंदुस्तान में कोई आवे तो भोलेनाथ का अभिषेक करे, गंगा आरती करे। दुनिया का कोई राष्ट्रपति आवे तो यहाँ की नदियों से, यहाँ के वृक्षों से, यहाँ के पत्थरों से लोग प्यार करें। तो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने को जानता है मुझे क्या करना है। वो कोई सपा बसपा कांग्रेस के चरित्र को नहीं सीखने वाला है। यहां कार्यकर्ता तब तपस्या त्याग करता है और तब तपस्या त्याग के बदौलत ही, उसके बदौलत ही आज 2017, 2019, 2014 विजय प्राप्त किए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। स्वतंत्र जी, आपने हर बात में आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, ठीक है, आपकी पार्टी का संस्कार है, आप जरूर वैसा बोलते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि 2022 का जो चुनाव होगा उसमें चेहरा कौन होगा? योगी जी होंगे या मोदी जी होंगे? स्वतंत्र होकर बताइएगा। स्वतंत्र जी, मेरा यह सवाल था कि आप हर बात में कहिए। हर बात की शुरुआत अपनी पार्टी के जो आपके संस्कार है उसके हिसाब से माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी कहते हैं। ये 2022 का जो चुनाव है, ये चुनाव मोदी जी के शक्ल पर लड़ेंगे या योगी जी की शक्ल पर लड़ेंगे? पूरी स्वतंत्रता के साथ बताइए। इसमें एक एडिशन और, स्वतंत्र देव सिंह के चेहरे पर भी लड़ेंगे क्या? सभी चुनाव जो इस समय संगठन की रचना है, बूथ समिति, बूथ के प्रभारी, सेक्टर संयोजक, सेक्टर के प्रभारी, मंडल समिति, मंडल के प्रभारी, संगठन के कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है और नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। और संगठन के ताकत के बदौलत, संगठन के परिश्रम की पराकाष्ठा के बदौलत ही हम सरकार बनाते हैं और कार्यकर्ताओं के दम पर ही सरकार बनाते हैं और नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। आज की डेट में हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन संगठन के बदौलत लड़ेंगे, संगठन के कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ेंगे और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण ही सरकार बनाएंगे। स्वतंत्र जी, और जनता का प्यार लेकर से सरकार बनाएंगे। स्वतंत्र जी, बिहार में नीतीश कुमार तो सरेंडर कर गए थे, चेहरा था मोदी जी का, और तेजस्वी जो केवल 31 साल के हैं, बड़े बड़ों को पानी पिला दिया, छक्के छूट गए थे आपकी पार्टी के और आपके सहयोगी के। देखिए, वो मैं समझता हूं,
लेकिन उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता, अभी आपने 6 सीटें देखा, उपचुनाव आपने देखा, आपने शिक्षक और स्नातक का चुनाव देखा, इसके पहले भी उपचुनाव 11 थे वो आपने देखा। अभी तक जितने चुनाव हम लोग उत्तर प्रदेश में लड़े हैं सभी चुनाव पर मैं विजय प्राप्त किया हूं। आप बिहार का मैं उदाहरण नहीं देता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यकर्ता कर्मठ है, परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, तप करता है, तपस्या करता है। उसके बदौलत संगठन के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, नेता के नेतृत्व पर चुनाव जीतेंगे, आपको पूर्ण विश्वास में दिलाता हूं। स्वतंत्र जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप बुंदेलखंड के रहने वाले हैं। बुंदेलखंड बेसिकली किसानों की खुदकुशी के लिए कुख्यात है, बड़ा सूखा है और आप जालौन के रहने वाले हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि किसान आपके साथ है, किसानों का होना चाहिए, मजदूरों का होना चाहिए। ये किसान क्यों खिलाफ है आपके, और इनको आप समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? ये क्यों लगातार आपके खिलाफ हल्ला बोले हुए? नहीं राजन भाई, राजन भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर आप किसानों को, कहीं किसानों का आंदोलन नहीं है। सपा बसपा कांग्रेस के लिए झूठे हैं जो गुमराह कर रहे हैं, और ये पार्टियां अपना कहीं ना कहीं थोड़ा हल्ला मचा रही हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड के किसान कहीं भी नहीं है। एक आंदोलन, हम लोग किसान पंचायत भी कर रहे हैं, 5,000 से 10-10, 15,000 की भीड़ें आ रही हैं, और लोग पंचायत में आ रहे हैं, और आदरणीय मोदी जी योगी के पक्ष में हाथ उठाकर संकल्प ले रहे हैं। और बुंदेलखंड में पहली बार आदरणीय योगी जी जाने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला कदम झांसी में रखे थे, तो उन्होंने पहला घोषणा बुंदेलखंड में किया था, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे का, जो अब बनने में कुछ दिनों बाकी है। धीरे धीरे बुंदेलखंड एक्सप्रेस तैयार हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ विकास होगा। तो बुंदेलखंड के किसान हो चाहे राज्य के किसान हैं, सभी आदरणीय योगी जी से, मोदी जी से जुड़े हैं, क्योंकि अपने ही कार्यकाल में और अपने ही कार्यकाल में किसानों के हित में सभी निर्णय हुए हैं। किसान को उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है, किसानों की समस्या का समाधान हो रहा है, किसान सम्मान निधि हो, कर्ज माफी हो, प्रधानमंत्री आवास हो, उनके घर तक गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, ये सभी काम प्रधानमंत्री आदरणीय योगी मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और ये विकास सुनिश्चित है। इसलिए पूरा किसान, गांव गरीब किसान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्र जी, मेरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में आपका प्रमुख विरोधी कौन होगा? प्रमुख विरोधी कौन होगा? समाजवादी पार्टी होंगी, अखिलेश जी की बुआ जी होंगी, या फिर मफलर टोपी वाले केजरीवाल जी होंगे? कांग्रेस होगी, या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी होंगे? था कि विरोधी होंगे, लेकिन जो हमें इनके, हाँ, हमें लग रहा था कि विरोधी होना आवश्यक है, ताकतवर विरोधी विपक्ष रहना भी आवश्यक है। ताकतवर विपक्ष रहता है तभी मजा आता है थोड़ा सा। लेकिन कोरोना काल से लेकर और आज तक, कोरोना काल खंड में भी मैं देखा, कोरोना जिस समय महामारी आया, कोई भी सपा बसपा कांग्रेस के लोग राजनीति करते रहे, कोई बाहर नहीं निकला। और गरीबों के सेवा के लिए, मजदूर प्रवासियों के सेवा का, प्रवासियों के लिए, चाहे मजदूरों में भोजन वितरण का हो, किट वितरण करना हो, केवल भारतीय जनता पार्टी के रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा कार्यकर्ताओं ने किया। कोई भी सपा बसपा कांग्रेस का नहीं दिखाई दिया। यदि आप जनता के बीच में दिखाई नहीं देंगे, गांव में आप दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी तो नंबर 2 होगा कोई भी ठीक ढंग से। स्वतंत्र जी, आपकी बात मान लूं, आपकी बात मान लूं कि जनता आप पर भरोसा करती है, लेकिन नंबर 2 कोई तो होगा। देखिए, राज्य के अंदर जो राजनीतिक दल हैं तो मजबूत रूप से सपा बसपा तो है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कोई अब मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन आपकी बी टीम जो है, कहते हैं विरोधी, कहते हैं बी टीम ओवैसी हैं, जिनको आपने बिहार में चुनाव लड़वा के तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ दिया। कह रहे हैं फिर यहां पर आने वाले हैं। जो हमें लगता है कोई किसी का खेल नहीं बिगाड़ता है। अपने पार्टी के मजबूती के लिए लोग काम करते हैं, धीरे धीरे अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए लोग काम करते हैं। कोई किसी का खेल बिगाड़ता नहीं है। अपने पार्टी के बढ़ाना, अपना पार्टी का विस्तार के लिए गठबंधन है कि नहीं, ये बता दीजिए। लोग काम करते हैं। जहां तक कोई अंडरहैंड डीलिंग है नहीं है ओवैसी से? विरोधी आरोप लगाते हैं। किसका? आप लोगों की पार्टी का। कहां? बीजेपी के देवतुल्य कार्यकर्ता, बीजेपी के देवतुल्य कार्यकर्ता, सज्जन सरल सुशील कार्यकर्ता,
और उन्हीं के बदौलत हम लोग चुनाव लड़ते हैं, और कहां हम लोग उनसे गठबंधन करेंगे, कहां राजा आदमी। लेकिन वही हैदराबाद में उनके गढ़ में घुस के आप हरा के आ गए उनको, हैदराबाद में उनके गढ़ में घुस गए। गठबंधन करेंगे, ये कैसी दोस्ती है, उनको भी कमजोर कर दिया। देश के अंदर आदरणीय मोदी जी के आने के देश के अंदर आदरणीय मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में पहली बार डिजिटल के माध्यम से बूथ से लेकर सेक्टर से लेकर सभी कार्यकर्ता जुड़े रहे, यानी कोरोना काल में भी सभी कार्यकर्ताओं से संवाद संपर्क बना रहा और सेवा कार्य में समस्त कार्यकर्ता जुटे रहे। उसका परिणाम है कि आज देश भर में हमारा विस्तार हो रहा है। अगला चुनाव स्वतंत्र जी राम पर होगा या रोजगार पर होगा, लव जिहाद पर होगा या लेबर पर होगा? देखिए, अगला चुनाव गरीबों को पक्का छत देना है और उत्तर प्रदेश के अंदर समस्त गरीबों के घर में पानी पहुंचाना है 2024 तक, और सभी गरीबों को पक्का छत देना है। सभी गरीब इलाज करा सकें आयुष्मान के कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए उस पर, और दूसरा गरीबों की सेवा और विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस मुक्त भारत की आप बात करते थे, आपकी पार्टी कहती थी मध्य प्रदेश में आप हारे, छत्तीसगढ़ में हारे, राजस्थान में हारे, महाराष्ट्र में आप बाहर कर दिए गए आपके सहयोगी के जरिए, लेकिन हर जगह आपकी पार्टी ये कोशिश करती है कि वो सरकार ना चले। या तो आप केंद्र से फंड रोक देते हैं, जीएसटी का पैसा नहीं देते हैं, या उनके विधायक खरीद के कर्नाटक भेज देते हैं, या फिर राजस्थान वालों को उठा के आप कहीं मध्य प्रदेश भेज देंगे, कुछ भी ऐसा गेम करते हैं। स्वतंत्र जी, किस तरह की राजनीतिक परंपरा स्थापित कर रहे हैं आप? देखिए, राज्य के अंदर कहीं भी राजनीति करिए, विपक्ष की भूमिका ताकतवर होनी चाहिए, और हम मध्य प्रदेश उस समय विपक्ष में थे, राजस्थान विपक्ष में है, तो ताकत के साथ लड़ेंगे। और आज खूब बेईमानी वहां राजस्थान में करने की कोशिश किए, लेकिन पंचायत के चुनाव में हम नंबर 1 है, बाकी चुनाव में नंबर 1 है, तो विपक्ष के हम ताकत से चुनाव लड़ेंगे। हम किसी को नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन अपने विचारधारा को डाउन नहीं होने देंगे। लेकिन आप विपक्ष में बैठना क्यों नहीं चाहते? 5 साल जनता ने मैंडेट दिया था कि बीजेपी 5 साल विपक्ष में बैठेगी। स्वतंत्र जी, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको विपक्ष में बैठाया, कर्नाटक में आप देखिए वो वापस आ गए। वह कांग्रेस वाले अपने आप टूट रहे हैं, कांग्रेस वाले अपने आप टूट रहे हैं। कांग्रेस की नीतियां जो भ्रष्टाचार की है, उसमें जो अच्छे विधायक हैं उनको रिजाइन करके बीजेपी में आ गए। अच्छा, जो अच्छे हैं वही रिजाइन करते हैं। अखंड भ्रष्टाचार में जो लूट स्वतंत्र रहे जी, थे जो अच्छे हैं वही रिजाइन करके आपके पास आते हैं। उनको पसंद नहीं किया। स्वतंत्र जी, जो अच्छे वाले वो आपके पास आ जाते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं भाई साहब। अच्छा, लेकिन फिर अगर ऐसी बात है तो अच्छे वाले अपने पास आ जाते हैं। आपने तो राम मंदिर का शिलान्यास भी किया, लेकिन राम को जिन्होंने रम कहा था वो नरेश अग्रवाल को क्यों ले लिया फिर पार्टी में आपने? ये आप एक बार पता नहीं कब कहे, हमें ध्यान में नहीं है। ये यूपी वाला सवाल है स्वतंत्र जी, ये यूपी वाला सवाल है, इसलिए मैंने मनोज को साथ में बैठाया कि ऐसी बात है वही बता सकता है आपको। और देखिए, नरेश अग्रवाल जी अच्छे नेता हैं, और आज अब अच्छे हो गए, पहले अच्छे थे? स्वतंत्र जी, अब अच्छे हो गए पार्टी के विस्तार के लिए। स्वतंत्र जी, अब अच्छे हो गए, पहले अच्छे थे? नहीं, पहले भी अच्छे थे। राम तेरी पहले भी गंगा अच्छे मैली थे, हो गई, और आज पार्टियों के तो बाद मेरे साथ आकर और अच्छे हो गए हैं। अच्छा, मैं स्वतंत्र देव सिंह से पूछूं कि कभी क्या आपने ये सोचा था कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे? आप एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर आए हैं स्वतंत्र जी, मैं आपको बहुत सालों से जानता हूं। ये मन में तो कभी नहीं रहा कि कुछ मिलेगा, लेकिन है कि संगठन में जो दायित्व मिला उसको ईमानदारी के साथ उस काम किए, हम लोग परिश्रम की पराकाष्ठा किए, लेकिन ये कभी नहीं लगता था कि हम लोग भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ता ही पार्टी का नेतृत्व करता है। वो वंशवाद की पार्टी नहीं है, परिवारवाद की पार्टी नहीं है, पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। गरीब परिवार से लोग निकलकर इस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आज आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, अमित शाह जी और आदरणीय नड्डा जी ने विश्वास दिया, तो उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। स्वतंत्र जी, एक सवाल आता परीक्षा में, हाँ या नहीं में जवाब दें, वो वाला सवाल कर रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन नहीं होगा आपके पास, ऑप्शन होगा ये कि अक्सर कहा जाता है कि आप अगर बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं,
तो नेता सोचता है कि पार्टी का अध्यक्ष बनना है या मुख्यमंत्री बनना है या प्रधानमंत्री बनना है या मंत्री बनना है। अब आप अध्यक्ष बन गए हैं, अब क्या बनना है? दो ऑप्शन है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, ए और बी। मेरा मत है भाई साहब, मेरा मत है कि पार्टी में रहते हुए आप किसी पद पर बैठ जाओ, किसी पद पर रहो, ईश्वर आपके अंदर अहंकार न दे और हमेशा कार्यकर्ता बने रहो। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना है वह सपना साकार करते रहो और कार्यकर्ता बने रहो हमेशा। आप कभी भी किसी दायित्व पर अहंकार आपके अंदर ना आवे, न जातिवाद आवे, न भ्रष्टाचार, यानी पार्टी पर बैठकर गरीबों की सेवा करना, कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, यही आपका दायित्व होना चाहिए। लेकिन एक पुष्प की अभिलाषा होती है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। एक नेता की अभिलाषा भी तो होती है। स्वतंत्र जी, स्वतंत्र होकर बोलिए ना कि कुछ बड़े पद पर बैठने की अभिलाषा है। आप कार्यकर्ता तो रहेंगे जिंदगी भर, आप नेता रहे ना रहे, कार्यकर्ता तो रहेंगे। इस पार्टी में दो प्रकार का काम होता है। नहीं, मैं समझ रहा, लेकिन आपको मैं बताता हूं, इस पार्टी में दो प्रकार का है। जिसका भाग्य रहता है, परिश्रम करता है, वह किसी पद पर पहुंच जाता है। एक कुशाभाऊ ठाकरे का रास्ता है, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का रास्ता है। पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता सभी का सम्मान होता है। महत्वाकांक्षाएं जबरदस्त नहीं होना चाहिए। पार्टी के लिए समर्पित भाव से पार्टी के दिए हुए काम को करना चाहिए और जो लक्ष्य पार्टी का दुनिया के अंदर भारत मां का जय जयकार होना, वह काम में लगे रहना चाहिए। जब तक विश्राम, चरैवेति, न रुकना है, न थकना है, न बैठना है, चलते रहना है। तब तक चलते रहना है जब तक दुनिया के अंदर भारत मां का जय जयकार न होने लगे। देखिए, कुछ टैगलाइंस तो बीजेपी की हैं जिनको आप कभी खत्म ही नहीं कर सकते, वो ऐसा बताएंगे आपको। स्वतंत्र जी, ये सवाल जो हमने दिलीप जी ने भी आपसे पूछा कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे या प्रधानमंत्री, ये गुप्त सवाल हम लोगों ने केशव मौर्य जी से भी पूछा था, तो उन्होंने जुबान से कुछ कहा था पर चेहरे से जवाब कुछ और था उनके, वो एक अलग बात है। एक चीज पूछना चाहता हूं आज, लेकिन हमारा चेहरा भी, हमारी आंख भी आपसे कुछ छिपा नहीं, आप तो घर के हैं। हम फेस रीडिंग कर लेते हैं स्वतंत्र जी, ये पार्टी, स्वतंत्र जी हम फेस रीडिंग कर लेते हैं। वर्तमान में हमारे सामने जो फेस रीडिंग भी कर लेते हैं, थोड़ी सी चेहरा पढ़ के हम लोग। मैं कहां कर रहा हूं फेस रीडिंग नहीं करता। लेकिन एक चीज पूछना, इस पार्टी में पार्टी का काम ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि अब चूंकि आवाज सर, अब चूंकि आप पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। कट रहा है राजन भाई? अच्छा, कट रहा है, कुछ सवाल कर रहे हैं, आवाज साफ नहीं आ रही। स्वतंत्र जी ये बताइए, पार्टी बड़ी होती है, संगठन बड़ा होता है या सरकार बड़ी होती है? स्वतंत्र जी, पार्टी बड़ी, संगठन बड़ा या सरकार बड़ी? संगठन बड़ा होता है, संगठन बड़ा है और संगठन के नेतृत्व में सब लोग काम करते हैं। लेकिन लोग कहते हैं सरकार अपने जगह है। सरकार की जो भूमिका है, सरकार का जो काम है वो अपने स्थान पर वो बड़े हैं। संगठन की बैठकों में, संगठन की जो सिस्टम है उसमें पूरी सरकार को, संगठन मतलब संगठन के सरकार नहीं, सरकार तो अपनी जगह है, संगठन अपनी जगह है। लेकिन जब संगठन बैठक यदि बुलाती, संगठन जिस समय बैठक करना है, निर्देशित करना है, बैठक संपन्न करवाना है, उस समय संगठन ही सबसे बड़ा माना जाता है। मैं दिलीप जी के सवाल का एक छोटा सा एक्सटेंशन देता हूं। संगठन बड़ा है, सरकार बड़ा है, इसका जवाब आपने दे दिया, लेकिन सरकार ब्यूरोक्रेसी चला रही है, इस पर क्या कहना है आपका? बहुत सारे विधायक सांसद आपके धरना दे चुके हैं। AK-47 लोग घूमते थे, नहीं, AK-47 लेकर घूमते थे सड़कों पर, जमीन कब्जा करते थे। आज योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है देश के अंदर। इसी राज्य के अंदर डीजे लोग बंद करवा दिए थे। योगी सरकार के आने के बाद वो डीजे भी बंद नहीं हुआ है और कावड़ यात्रा में जो डीजे लोग बंद करवाते थे, कावड़ यात्रा, वहां हेलीकॉप्टर, योगी सरकार के हेलीकॉप्टर पुष्प की वर्षा करती है। इसी राज्य के अंदर अब देव दीपावली भव्य मनाया जाता है और देव दीपावली के दिन काशी में रहने वाले सभी नाविक उस दिन खुशहाल रहते हैं और अपने जेब में हजारों रुपया डालकर जाते हैं। काशी में कोई रेस्टोरेंट और होटल नहीं खाली था उस दिन, यानी सभी को रोजगार मिला। दीपोत्सव अयोध्या में जिस दिन होता है तो लोग जानते हैं और विकास आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि गुंडागर्दी यदि समाप्त कोई कर सकता है तो योगी सरकार कर सकते हैं
और आज राज्य के अंदर एक खुशहाली है। स्वतंत्र जी, आपके पार्टी की और आपकी सहयोगी स्वाति सिंह जी यहाँ बैठी हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं, और अपर्णा जी भी बैठी हैं। अपर्णा जी के प्रति योगी जी का बहुत स्नेह है तो समाजवादी पार्टी में गौ सेवक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आपकी पार्टी में भी बहुत कम है। बातें तो होती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, लेकिन ये पार्टी, आपकी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, अगर वो ट्रेंड सेट कर दे, महिलाओं को कुछ तो बढ़ा दीजिए आगे। आप अध्यक्ष बन गए हैं, आपने भी सोचा होगा कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे। कहां भाई हमारे 10 नाना, हम भाई साहब मेरे 10 पदाधिकारी हैं, अभी 2 राज्यसभा गए हैं, कैसे नहीं महिलाओं के यहाँ है महत्व? सबसे अधिक तो भारतीय जनता पार्टी में ही है। लेकिन रिजर्वेशन के सवाल पर 10 महिलाएं हैं प्रदेश पदाधिकारियों में, अध्यक्ष जी, और 2 राज्यसभा अभी भेजा हूं। सर आप बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के हाँ, 2 सबसे राज्यसभा और गई सबसे हैं, बड़े और आप पदाधिकारी आग्रह हैं। कर रहे हैं तो आगे और ध्यान दिया जाएगा। महिला आरक्षण बिल केवल बीजेपी की वजह से अटका हुआ है संसद में। राज्य के अंदर कोई बिल देश के अंदर नहीं अटकेगा, ऐसा नहीं है। महिलाओं की खुशहाली के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन ध्यान देगा? स्वाति जी के ससुर भी नहीं स्वाति जी चाहते हमारी थे। नेतृत्व कर रहे हैं, महिला मोर्चा की अपर्णा जी के, अध्यक्ष माफ रही है। कीजिएगा, अपर्णा आज जी के, पूरा नेतृत्व कर रही है। अपर्णा जी के ससुर ने भी विरोध किया था, नहीं, मुलायम सिंह ऐसा जी नहीं ने, है। मुख्यमंत्री ऐसा नहीं रहते। है। उसके स्वतंत्र जी, आपकी पार्टी विरोधी है और मुलायम सिंह जी की नहीं, पार्टी विरोधी है। अपर्णा जी को भी कोई रोक नहीं पाएगा। आप टिकट देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके सामने 2 राज्यसभा भी गई हैं। हमारे टीम में, पूरे टीम में 10 पदाधिकारी महिलाएं हैं। पूरा कोटा कंप्लीट है, यानी एक भी जो कोटा है, मतलब जो 33% वो है पूरा, उससे ऊपर महिलाएं हमारी टीम में है। अच्छा स्वतंत्र जी, अब तो चूंकि आप अध्यक्ष भी हैं, तमाम सारी कमेटियों में रहते होंगे, जब टिकट फाइनलाइज हो रहे होंगे, कोई नीति, कोई योजना जाती होगी, फाइनल करते होंगे, सच बताइएगा, बिल्कुल स्वतंत्र होकर बताइएगा, वहां पर आपका कभी कोई एकमत फैसला चलता है या आपको ऊपर से दिए गए फैसले पर ही हां की मोहर लगानी पड़ती है? बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, जितनी ईमानदारी से आपने बताया था कि कार्यकर्ता ही बने रहना चाहिए। जो भी राज्यसभा की सूची यहां से जाती है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। उपचुनाव के लिए जो हम लोग अध्यक्ष बनने के बाद, चाहे पिछला 11 उपचुनाव हो, चाहे अभी के उपचुनाव 7 टिकटें थी, जो उत्तर प्रदेश कोर कमेटी बैठकर, चुनाव संचालन बैठकर जो सुनिश्चित किया था, जो तय किए थे, वही प्रत्याशी सभी घोषित हुए। और ऐसे नहीं घोषित होते हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का मत क्या है, उस विधानसभा में रहने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का क्या मत है, वह सभी मत लेने के बाद, यानी जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता क्या है, कार्यकर्ता के बीच में उसकी स्वीकार्यता क्या है, संगठन के प्रति उसका समर्पण क्या है, ये तीनों के आधार पर कार्यकर्ताओं की सूची बनती है, जिसका परिणाम रहा कि कार्यकर्ताओं को टिकट मिला और 7 में से 6 सीटें कार्यकर्ताओं ने जीत सुनिश्चित किया। और संगठन के बदौलत कार्यकर्ता और सरकार योगी मोदी जी के लोकप्रियता के आधार पर हमें चुनाव जीते। स्वतंत्र जी, एक आरोप आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लगाते हैं, प्रदेश तय करता है। स्वतंत्र जी, एक आरोप आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लगाते हैं, वो अक्सर, क्योंकि आपकी पार्टी संगठन मजबूत है, मीडिया में नहीं आते हैं, लेकिन कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स सुनते नहीं उनकी, ब्यूरोक्रेट्स केवल सरकार की सुनते हैं, हम अपने काम लेकर जाते हैं तो वो हमको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम विपक्ष में हैं। नहीं, राज्य के किसी कार्यकर्ता का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा भाई। राज्य के अंदर किसी कार्यकर्ता का अपमान कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आप ये मैसेज सरकार को देंगे कि मैसेज डाउन द लाइन जाना चाहिए, उचित है, सभी लोग सुनते हैं। स्वतंत्र जी, आप ये सरकार के जरिए मैसेज देंगे कि सारे अफसर कम से कम पार्टी के लोगों की सुने? कार्यकर्ताओं का सरकार नहीं, सभी लोग जो कार्यकर्ता है, जो भी काम लेकर जाते हैं, जो उचित कार्य है, जो कार्य नियमानुसार है, वो सभी काम होते हैं। ऐसा है नहीं कि काम ना हो, जो काम नियमानुसार है वो सभी काम होते हैं, वो कार्यकर्ता के भी हैं, जनता के भी। और सरकार और संगठन के कार्यकर्ता का एक ही दायित्व है कि दोनों मिलकर जनता की सेवा करें और जनता का काम होना चाहिए बस।
और जनता जनार्दन हमारे लिए भगवान। क्राइम कंट्रोल पर संगठन की तरफ से सरकार को कभी कोई निर्देश जाता है? क्योंकि क्राइम यूपी का सबसे प्राइम कंसर्न है। अगला चुनाव भी आपको क्राइम के फ्रंट पर ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्राइम की बहुत सारी घटनाएं जो देश नहीं बल्कि विश्व स्तर पर फेमस हो गई हो, चाहे वो हाथरस वाला कांड क्यों ना रहा हो। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार आने के बाद एक भी मुलजिम को बचाने के लिए न सरकार का मंत्री दबाव बनाया है, न संगठन का कोई पदाधिकारी दबाव बनाया है। कुलदीप सेंगर, जो भी दोषी है उसको सजा मिलता है। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सजा न मिले, और योगी सरकार बचाने का कोई प्रयास नहीं। यानी दोषी व्यक्ति है, चाहे हाथरस कांड हो चाहे कोई भी कांड हो, वह सभी व्यक्तियों को सजा मिलता है। कभी कोई नहीं बचाता सर। ये सपा बसपा नहीं भाई कि लुटेरों और गुंडों का मदद हम करेंगे। स्वतन जी, मतलब जो दोषी है उसको सजा मिलता है। स्वतन जी, आपकी सरकार के कार्यकाल में मंत्री हो चाहे संगठन का कोई पदाधिकारी है, कभी किसी के लिए फोन। स्वतन जी, आपकी सरकार के कार्यकाल में कुलदीप सेंगर, हाथरस कांड, बिकरू कांड और लखनऊ में दिन दहाड़े एक पुलिस वाले द्वारा एक साधारण एक नागरिक की, आम नागरिक की हत्या। मतलब क्या सरकार किसी को बचा रही? क्या प्रश्न है, सरकार कोई बचा रही क्या किसी को? जो दोषी है उनको सजा मिल रहा है भाई। जो दोषी हैं उनको सजा ये सरकार का काम है। ये जो जांच कमेटियां उनका काम है। कोई भी जांच कमेटियों को प्रभावित नहीं करता है, न संगठन न सरकार। जो निष्पक्ष निर्णय होगा, जो भी निर्णय होता है उसमें हम लोग बाधा नहीं बनते हैं। लेकिन कुलदीप सेंगर, इस बात का एक उदाहरण जरूर था, एक सबूत भी जरूर था कि उसको आप लोगों ने भरसक बचाया जब तक कोर्ट को इंटरवीन नहीं करना पड़ा। जब कोर्ट ने इंटरवीन किया तब आपने कुलदीप सेंगर को पार्टी से हटाया, और आपकी पार्टी का विधायक था वो, और घाट घाट का पानी पिए था सभी दलों में। जो भी निर्णय होगा लेकिन आपकी बात में नहीं, लेकिन जो भी निर्णय देखिए, जो भी कोर्ट निर्णय करे चाहे जांच एजेंसियां निर्णय करें, जो निर्णय होता है, जो भी निर्णय लोग करते हैं वह निष्पक्ष होता है। उसमें कोई हम लोग बाधा नहीं बनते हैं। अच्छा, हम लोग कभी बाधा नहीं बने। स्वतन जी, एक सवाल बताइए, एक सवाल बताइए, आगे बनेंगे। जो भी दोषी हैं उनको अपना जांच कमेटी। आपकी सरकार थंपिंग मेजोरिटी से आई, इतना बड़ा बहुमत कभी भी बीजेपी को मिला नहीं होगा, यूपी में पहली बार मिला। हर बात पे आरोप समाजवादी पार्टी पर, हर बात पे आरोप बसपा पर, हर बात पे आरोप विरोधियों पर। तो सरकार आपकी है कि उनकी है? क्या समझे हम? देखिए, आरोप जो आप बोए हैं, जो ये बिगाड़ कर गए हैं, जो वातावरण बिगड़ा है, मतलब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, देश के अंदर क्या वंशवाद की पार्टियां चलेंगी कि कार्यकर्ता? क्या सपा में और कोई यादव कार्यकर्ता नहीं है जो सपा में नेतृत्व कर सके? क्या बसपा में और कोई नेता नहीं कि जो नेतृत्व कर सके? क्या है कभी भी अच्छे कार्यकर्ताओं को आप पार्टी से बाहर बसपा निकाल देगी? उनके समर्पित कार्यकर्ता बसपा के कुछ लोग हैं, आप जब मन वो फेंक दें। क्या पार्टी ऐसे थोड़ा चलती है? आप देश के अंदर वंशवाद थोड़ा चलाएंगे, और वंशवाद आप चलाते रहेंगे तो आपके ऊपर आरोप लगता रहेगा। आप कभी कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का प्रयास नहीं करती। वो पार्टियां एक से एक यादव कार्यकर्ता हैं, कोई यादव को नेतृत्व तो दे। एक बात तो दिलीप जी, मतलब जर्नलिस्ट होते हुए भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में आप ये तय नहीं कर सकते कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। स्वतंत्र देव जी, आप इतने दिनों से जानते हैं, आपने तो भाजपा रज्जू भैया के समय से कवर की हुई है। स्वतंत्र देव अध्यक्ष बन जाते हैं। ये स्वाति सिंह, हम जब थे तो स्वाति सिंह जी सिंपल एक महिला थी, और एक छोटी सी बात होती है और स्वाति सिंह जी का एक बयान आता है, और आज स्वाति सिंह हमारे सामने बैठी हुई है। एक महिला शक्ति की अपने आप में एक तस्वीर है, एक उदाहरण है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा में ये जरूर दिखाई देता है। देखिए, भाजपा को लोग जहां जाते हैं तो शायद डिफरेंस ये होगा कि पार्टी जो ये बार बार गिनाते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे देश के चौकीदार हैं, यहाँ योगी हैं, या और भी कई जगह विकास के मॉडल गिनाते हैं। लेकिन स्वतः जी, मेरा सवाल ये है कि जो गड़बड़ियां हैं, जो खामियां हैं, जो फसल खराब हुई है, वो सब विरोधियों ने बोई थी, और अच्छा आपने काटा, और बुरा सब उनके हवाले कर दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसान सड़कों पर बैठा है तो विरोधियों ने भड़का दिया, किसान पंजाब से आ गया तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भड़का रही है।
तो भाई साहब गलती तो आपकी, जो किसानों को समझा नहीं पाए। इतना पैसा आपने डाल दिया दिल्ली से, टैक्स पेयर का मनी डाला है, 6,000 रुपए साल में डालते हो, उसके बाद भी किसान अगर दिल्ली में कड़ाके की ठंड में बैठा हुआ है, पूरी सरकार आपकी बातचीत कर रही है, और अगर वो नहीं मान रहा है, आपकी बात नहीं समझ रहा है, तो फिर आप खालिस्तानी कहते हो या फिर कहते हो कि ये पीएफआई वाले हैं या टुकड़े टुकड़े गैंग है। तो जो आपके साथ नहीं है या तो वो पाकिस्तान चला जाए या टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल हो जाए, या जो आपके साथ नहीं है वो आपका दुश्मन हो गया। अब सुखबीर बादल कह रहे हैं कि सबसे बड़ी टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी है, जो कल तक आपके साथ थे, सरकार में, संगठन में थे, और उनकी पत्नी, सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा इसी बात पर दिया कि आपने गलत बिल पास करवा दिए, 3 चर्चा नहीं की, जबरन पास करवा दिए। तो इस पर क्या कहेंगे कि अगर आपके खिलाफ कोई बोले तो देश विरोधी है, उसको पाकिस्तान भेज दीजिए। देखिए, सरकार ने किसान संगठनों को बुलाकर बातचीत किया। किसान संगठन ने, जो किसान संगठन थे, अपने सिख भाई बंधु के कुछ संगठन, उन्होंने अपना विषय रखा कि भाई ये जो एसडीएम के पास जाएगा निस्तारण, ये कोर्ट में जाना चाहिए। उसको भी सरकार ने स्वीकार किया। मंडी की बात आई तो मंडी हम खत्म नहीं कर रहे हैं। एमएसपी की बात आई तो एमएसपी भी खत्म नहीं कर रहे हैं, और एमएसपी परमानेंट रहेगा और भी बढ़ाया जाएगा। आदरणीय मोदी जी ने आग्रह किया है। किसानों की स्वतंत्रता है इस बिल में, वो अपने कहीं भी बेच सकता है सामान। जैसे सड़क के किनारे किसी गांव का गरीब अपने बाग का अमरूद लेकर बैठ जाता है, न मंडी टैक्स देता है, न परिवहन टैक्स देता है, न नगर पालिका का टैक्स देता है, लेकिन अपने बाग का अमरूद 1 घंटा में बेचकर अपने रेट में चला जाता है। तो प्रश्न उठता है कि वह समझौता को तैयार हैं, लेकिन सपा बसपा कांग्रेस के लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं, और जो ये हाथरस कांड के कुछ लोग और कुछ लोग उस प्रकार के जो ये उकसा रहे हैं, इसलिए थोड़ा किसान, बहुत बड़े पैमाने पर किसान संगठन सरकार के पक्ष में है, लेकिन कुछ लोग भ्रमित करते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है, जब जब चुनाव आते हैं कहीं ना कहीं का, तो राफेल आ जाता है, ये आ जाएगा, सीए आ जाएगा, कोई ना कोई घटना ये निकाल दे। आज बंगाल का चुनाव है तो किसान को बैठा दिया धरना पर। ये 6 महीना से चल रहा था, बिल पास है। तो ये कांग्रेस, सपा, बसपा या अन्य पार्टियां हो, इनको कोई मुद्दा मिलता नहीं है सरकार के खिलाफ, तो जो भी आया उसके पीछे खड़े होकर माहौल खराब करते हैं। सरकार तो बात करने के लिए तैयार है और सभी समस्या का समाधान करने के लिए वो तैयार करे है। क्या स्वतंत्र जी? हम आप मना कहाँ कर राम रहे राम जपे क्या? राम पर तो आपने कब्जा कर लिया, अंबेडकर भी आपके हो गए, गांधी भी आपके हो गए। दूसरा सवाल यह है, आरोप आपके ऊपर है उनका, विरोधियों का आरोप यह है कि जब चुनाव आते हैं स्वतंत्र जी, तो आपको राम याद आते हैं, जब चुनाव आते हैं तो लव जिहाद आता है, तो गौ हत्या याद आती है, फिर आप एनआरसी लाते हैं, एनपीए लाते हैं, और आप एनपीआर बनाते हैं, आप सीए ले आते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव आते हैं तो आपको भी बहुत कुछ याद आता है, विरोधी ये कह रहे हैं। तो मैं तो अपने घोषणा पत्र में, चुनाव में कांग्रेस भूल जाती है, कांग्रेस भूल जाती है अपना घोषणा पत्र। मैं आज से नहीं, पहले से मांग कर रहा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। सरकार बनने के बाद एक झटके में गृह मंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 370-35 से समाप्त कर दिया। हम चिल्लाते थे कि राम मंदिर, जहां वे राम मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रास्ता साफ हो गया, आदरणीय मोदी जी नींव रख दिए। मैं तो जो मांग करता, जो घोषणा पत्र में हमारे है, मैं मांग करता हूं कि सभी गरीबों को छत दूंगा, सभी के घर में पानी पहुंचाऊंगा स्वच्छ। ये मैं करके रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सत्य के आधार पर चलता हूं। ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस, सपा, बसपा टाइप का घोषणा पत्र में कुछ डाल देंगे, भाषण कुछ देंगे, गुमराह किसी को करेंगे, तो हम लोगों का नेचर नहीं है। हम तो जो बोलेंगे वह करेंगे। बहुत धन्यवाद स्वतंत्र जी, स्वतंत्र होकर जवाब दे पाए आप, और आपको पार्टी की मर्यादा में बंधे रहना है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रयागराज से। बहुत बहुत धन्यवाद स्वतंत्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।